रात के अंधेरे में एक आदमी अपने ही सगे भाई को छोड़कर भाग गया और वो भी तब जब उसका भाई पकड़े जाने ही वाला था। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, ये कहानी है कारा की। एक चोर जो एक रात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। चलिए शुरू से समझते हैं। ये बात है 1990 के दशक, दक्षिण तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की। रात गहरी हो चुकी है और दो साए बड़ी ही होशियारी से एक घर का ताला तोड़ रहे हैं। इनमें से एक है हमारी कहानी का हीरो कारा। इस किरदार में है धनुष, उसके साथ है उसका छोटा भाई मुरुगेश। दोनों मिलकर गाँव के एक बड़े जमींदार यानी पन्नैया के घर में घुस आते हैं। अंदर जाकर अलमारी से सोने के गहने और पैसे समेट आते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मुखिया दरवाजे पर जोर से दस्तक पड़ती है। घर का मालिक लौट आया है। घर वालों को शक हो जाता है अंदर चोर घुसा है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। कारा तब तक लूटा हुआ सामान लेकर भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। उसका छोटा भाई डर के मारे कांपने लगता है। दादा क्या हम पकड़े जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे बचा लो। कारा को ऊपर एक वेंटिलेटर दिखता है। वो पहले अपने भाई को धक्का देकर ऊपर चढ़ा देता है। भाई को सुरक्षित निकालने के बाद जब कारा खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो देखता है उसका भाई उसे वहीं छोड़कर अकेला भाग चुका है। कारा उस घर में फांस जाता है। अब जमींदार और उसके आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं, साथ में और भी कई लोग। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। कारा अपने हाथ में मौजूद टॉर्च से ही सबसे लड़ना शुरू कर देता है। किसी तरह लड़ते लड़ते वो पिछले दरवाजे से बाहर निकाल जाता है, लेकिन बाहर निकालते ही उसे दिखता है पूरा गांव उसे घेरे खड़ा है। कारा रंग हाथों पकड़ा जाता है। अगले ही दृश्य में पुलिस स्टेशन में कारा को बुरी तरह पीटा जा रहा है। तभी वहाँ एक औरत आती है। पुलिस से हाथ जोड़कर कहती है, साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कोई गलती नहीं की। ये औरत है कारा की पत्नी सेल्वी। अपने पति को इस तरह पिटता देख वो खुद को रोक नहीं पाती। रोते हुए वो कारा से कहती है, बोलो ना तुमने चोरी नहीं की ना। लेकिन कारा सिर झुका लेता है और कबूल कर लेता है, हाँ उसने चोरी की थी, मुझे माफ कर दो। ठीक इसी पल सेल्वी को पहली बार पता चलता है कि उसका पति एक चोर है। कारा सेल्वी को शांत करते हुए कहता है, तुम थाने में मत रुको, घर चली जाओ, मैं जैसे भी हो वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ पड़ोसी थाने के डीएसपी सूरज जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब खड़े हैं, अपने करियर में कोई बड़ा केस सॉल्व न कर पाने के मलाल में दिन काट रहे हैं। ऐसी ही एक भयंकर मानसिक निराशा में जब डीएसपी सूरज डूबे हुए थे, ठीक तभी खबर आती है कि बगल के गाँव में एक चोरी हुई है और चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो सोचते हैं इस मौके का फायदा उठाकर रिटायर होने से पहले कम से कम अखबार में अपना नाम चमका लिया जाए। वो योजना बनाते हैं कि इस चोर को पकड़ने का सारा श्रेय खुद ले लेंगे ताकि जाने से पहले सब उनकी तारीफ करें। वो तुरंत कमिश्नर के पास जाकर ये बात बताते हैं। कमिश्नर भी राजी हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, प्रॉपरली आगे बढ़ो, ऐसा दिखाओ जैसे तुमने ही उसे पकड़ा है, एक प्रेस मीट कर दो। सूरज ऊपर जाकर कारा को पहली बार देखते हैं। मन ही मन योजना बनाते हैं, ठीक है, कल की प्रेस मीट में इसे पकड़ने का नाटक करके सारी तारीफ अपने नाम कर लूंगा। कारा ने चोरी की थी सिर्फ 50 तोला सोना, लेकिन डीएसपी सूरज अपना नाम चमकाने के लिए झूठी कहानी गढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कारा 100 तोला सोना लेकर भाग रहा था और सूरज ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। वो सिर्फ ये कहानी बनाकर ही नहीं रुके, सीधे कारा के पास जाकर घमंड से कहने लगे, ये देख कल के अखबार में मेरी फोटो के साथ इसी चोरी की खबर छपेगी। जब कारा विरोध करते हुए कहता है, नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, ये तो गलत है, तो सूरज उसे एक जोरदार लात मारते हुए कहते हैं, तू खुद एक चोर है, तू मुझे क्या सही है क्या गलत ये सिखाने मत आ। तेरे जैसे चोरों को तो जेल के अंदर ही सड़ना चाहिए। अगले दिन जो सम्मान उन्हें मिलने वाला था, उसी खुशी में जब पुलिस अफसर डूबे हुए थे, ठीक तभी मौका देखकर कारा उनके पेट में 2-3 जबरदस्त घूंसे मारकर उन्हें जमीन पर पटक देता है। इसके बाद पलक झपकते ही पूरे थाने की बिजली काटकर अंधेरा कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस घटना के 6 महीने बाद कारा अब आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा में एक छोटे से होटल या मेस में काम कर रहा है। कारा और उसकी पत्नी हड्डी तोड़ मेहनत करके उस होटल में समय गुजार रहे हैं। काम करते करते ही कारा अपनी पत्नी की तरफ देखकर भावुक होकर पूछता है, मैं एक चोर हूँ, ये जानते हुए भी तुम मेरे साथ क्यों आई? मुझे तो वहीं छोड़कर जा सकती थी। पत्नी कहती है, आपको छोड़कर मेरी क्या जिंदगी है? आप अब सब कुछ छोड़कर अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस होटल में सुबह से रात तक जान लगाकर मेहनत करने के बावजूद उन्हें ठीक से मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात करने पर वो तिरस्कार से कहता, अभी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं यहाँ आए, 1 साल हो जाने दो, फिर सोचूंगा 2-4 रुपए बढ़ाने के बारे में। दूसरी तरफ उनकी जिंदगी बेहद तकलीफ में गुजर रही थी। बारिश शुरू होते ही घर की छत से पानी टपकता और सब कुछ भीग जाता। गरीबी की इस चरम हालत में खड़े होकर कारा ने ठान लिया, अब ऐसे नहीं चलेगा। वो पत्नी से कहता है, अगर हमारी ये हड्डी तोड़ मेहनत सिर्फ इस होटल मालिक के ही काम आती रहेगी तो हम कभी सिर उठाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। चलो हम दोनों मिलकर एक छोटा सा मेस खोलते हैं। पत्नी इसके लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन कहती है इसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होगी। अगले दिन वो दोनों पास के एक बैंक में लोन के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर उनके मुंह पर ही कह देता है, बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के लोन देना मुमकिन नहीं है। तब कारा मैनेजर से गुजारिश करता है, मेरे गाँव में 8 एकड़ जमीन है, अगर उस जमीन के कागजात ले आऊं तो क्या लोन मिल सकता है? मैनेजर भरोसा दिलाता है, जमीन के कागजात देने पर जरूर लोन मिल जाएगा। अगले सीन में कारा अपनी पत्नी को एक लॉज में छोड़कर अपने जन्म स्थान रामनाथपुरम पहुंचता है। वहां पैर रखते ही उसे अपने मामा करुणा स्वामी दिखते हैं, लेकिन वो भांजे को गले लगाने की बजाय जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, बचपन में बाप की जमा पूंजी चुरा कर भाग गया था, अब फिर वापस आने का रास्ता याद आ गया। तेरा बाप बहुत तकलीफ में है, भूल कर भी उसके सामने मत जाना, नहीं तो जान से मार देगा। मामा जब उसे भगा देते हैं तो वो सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता और बस में बैठकर वापस लौटने की कोशिश करता है। तभी बस से एक बुजुर्ग आदमी उतरता है, वो कोई और नहीं उसका अपना बाप। इतने सालों बाद बेटे को देखकर वो सारी नफरत भुलाकर बड़े प्यार से उसे गले लगा लेता है, रोते हुए कहता
कहता है, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा है रे। अच्छा हुआ तू लौट आया, चल अब घर चल, तेरी माँ तुझे देखकर बहुत खुश होगी। घर पहुंचने पर माँ बेटे को देखकर बेहद भावुक हो जाती है। माँ बाप दोनों अपने बेटे को वापस पाकर मानो नई जिंदगी पा लेते हैं। लेकिन कारा जो असल में जमीन के कागजात के लिए आया था, वो बात अभी तक बता नहीं पाया। अगले सीन में बाप कारा को उनकी जमीन दिखाने ले जाता है। वहाँ पहुंचकर देखते हैं पूरी जमीन बंजर हो चुकी है, सूखकर लकड़ी जैसी हो गई है। दूर एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा देखकर कारा पूछता है, वो किसका है? तभी बाप एक चौंकाने वाली बात बताता है। कहता है, बैंक से लोग आकर जबरदस्ती हमें लोन देकर ये ट्रैक्टर पकड़ा गए हैं। अब खेत में फसल भी नहीं है और हमारी जमीन के कागजात भी बैंक के पास फंसे हुए हैं। सिर्फ हम ही नहीं बेटा, पूरा गांव अब पंचमी यूनियन बैंक के कर्ज के जाल में फंस चुका है। सूद पर सूद देते देते किसी के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये सुनकर कारा को जैसे आसमान से गिरा दिया गया हो। वो इसी कागजात की उम्मीद में आया था, यही उसका आखिरी सहारा था, और अब वो कागजात भी बैंक के कब्जे में है। जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन लिए जाने के बावजूद वो पास के गांव जाकर पता करते हैं कि क्या ये जमीन किसी तरह बेची जा सकती है। वहाँ पता चलता है जमीन के असली वारिस होने के नाते वो इसे आराम से बेच सकता है। 8 एकड़ जमीन की कीमत करीब 10 लाख रुपए होगी। ये सुनकर वो सीधे अपने बाप के पास जाकर कहता है, बाबा जमीन बेच देते हैं, इससे बैंक का कर्ज भी चुक जाएगा और मुझे भी जरूरी काम के लिए जो 2 लाख रुपए चाहिए थे वो भी मिल जाएंगे। असल में इसीलिए मैं आया हूँ। बेटे के मुंह से ये सच सुनने के बाद बाप मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाता है। बहुत अफसोस के साथ वो कहता है, मैंने सोचा था शायद तू सुधर गया है और गांव लौट आया है, लेकिन तू अभी भी उसी पैसे के पीछे भाग रहा है। मेरी जान चली जाए तो भी मैं ये जमीन बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि इसी मिट्टी में मेरे बाप दादाओं को दफनाया गया है। मैं मर जाऊं तो मुझे भी इसी मिट्टी में दफनाया जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। गुस्से और अपमान में कारा अपने बाप से थोड़ा नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसी बीच बैंक से एक नोटिस आता है। उसमें बताया जाता है कि लोन की किस्त ठीक से न चुकाने की वजह से अगले 1 महीने के अंदर उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। ये खबर सुनकर कारा का बाप पूरी तरह टूट जाता है। कारा नोटिस देखकर फिर से अपने बाप के पास जाकर ताना मारते हुए कहता है, मैं तो जमीन बेचना चाहता था, अब देखो ना आपका हुआ ना मेरा, बैंक सब कुछ ले रहा है। अब खुश हो गया। इसके बाद कारा अपनी पत्नी के पास जाकर सब कुछ बता देता है। पत्नी उसे समझाती है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वो बहुत लाचार है, इस वक्त हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर कारा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए सोचता है, जो आदमी शेर की तरह सीना तान कर चलता था, आज कर्ज के बोझ तले कितना झुक गया। वो फैसला करता है, बाप के पास जाकर माफी मांगेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। अगले दिन वो अपनी पत्नी को लेकर घर जाता है। माँ को जाकर बताता है कि उसने इस लड़की से शादी की है। माँ पहले तो चौंक जाती है, लेकिन उसे अंदर भेजकर कहती है, बाप से बात करो। कारा अपनी पत्नी को लेकर बाप के कमरे में जाता है और देखता है बाप लेटे हुए हैं, लेकिन जगाने की कोशिश करते वक्त उसे पता चलता है उसके बाप की नींद में ही मौत हो चुकी है। पूरा परिवार दुख से पत्थर हो जाता है। जमीन का हाथ से निकलना और बेटे का पैसों के लालच में डूबे रहना, शायद इसी मानसिक तकलीफ में उन्होंने आखिरी सांस ली। कारा गहरे अपराध बोध में जलने लगता है। इसके बाद बाप के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। बाप की आखिरी इच्छा के मुताबिक जहां उनके पूर्वजों की समाधियां हैं, वहीं उन्हें दफनाने ले जाया जाता है। लेकिन वहां बैंक मैनेजर पुलिस लेकर पहुंच जाता है और रोक देता है। वो साफ कह देता है, ये जमीन अब बैंक के कब्जे में है, इसलिए यहाँ किसी को दफनाया नहीं जा सकता। मजबूर होकर हीरो अपने बाप का शव वापस घर ले आता है। अगले दिन कारा अपने मामा करुणा स्वामी को लेकर उस यूनियन की मेन ब्रांच जाता है। वहाँ मैनेजर के तौर पर है जयराम, एक बेहद लालची इंसान। आम लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका खून चूसना ही उसका काम है। इसी जयराम की वजह से कारा के बाप और गांव के कई लोग ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लेकर आज जमीन गंवाकर सड़क पर आ गए हैं। कारा का मामा बहुत गुजारिश करता है कि सिर्फ दफनाने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन जयराम बेहद बेरहमी से कहता है, कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं है और जमीन चाहिए, पहले 3 लाख रुपए चुकाओ, फिर जमीन के बारे में सोचना। ये कहकर वो उन्हें गर्दन पकड़कर बैंक से बाहर निकाल देता है। बैंक के बाहर आकर कारा गुस्से और अपमान में बैंक की तरफ देखता रहता है। तभी उसका पुराना चोरी वाला साथी मुरुगेश वापस आता है, माफी मांगता है और दोबारा कारा के साथ काम करने की इच्छा जताता है। उसे साथ लेकर कारा एक खतरनाक योजना बनाता है। वो तय करता है, जिस बैंक ने लोगों की जमीन छीनी है, अब उसी बैंक को वो लूटेगा। इस योजना में वो करुणा स्वामी को भी शामिल करता है। सबसे पहले योजना के मुताबिक वो अपने बाप के शव को एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में आइस बॉक्स में रखने का फैसला करते हैं। अस्पताल के नियम के अनुसार अगर लाश को अज्ञात या लावारिस दिखाया जाए तो वो 1 हफ्ते तक रखी जा सकती है, नहीं तो 8वें दिन जला दी जाएगी। कारा घर पर माँ और पत्नी को किसी तरह समझाकर अपने बाप की लाश को अज्ञात परिचय के तौर पर दर्ज करवाकर अस्पताल के मुर्दाघर में रखाता है। अब बारी है बैंक में डकैती की। इसके लिए हमारे कारा एक योजना बनाते हैं। पहले करुणा स्वामी को बैंक के अंदर एक बड़े आदमी के तौर पर पेश किया जाता है, जो कहता है, हम यहाँ 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। अब इस चारे से हालात भांपने के लिए उसे अंदर ले जाकर मैनेजर से बात करवाई जाती है। बात करते करते कारा सवाल उठाता है, इतनी बड़ी रकम यहाँ कैसे सुरक्षित रहेगी? रात को तो बाहर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आता। तब मैनेजर कहता है, साहब आपका पैसा यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, हमने नीचे एक बटन लगाया है, एक बार दबाते ही सीधे थाने में अलर्ट चला जाएगा और अगले 5 मिनट में ही पुलिस आकर बैंक को घेर लेगी, इसलिए आपका पैसा इस बैंक के अंदर पूरी तरह महफूज रहेगा। मैनेजर की बात सुनकर कारा मन ही मन योजना बना लेता है और उसी रात पुलिस स्टेशन को खबर देने वाला वो तार काट देता है। तार काटने के बाद साथ मौजूद मुरुगेश को बाहर से पहरा देने को कहता है। जिस तरह शुरुआत में उन्होंने एक घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में इस बैंक का ताला भी
तोड़कर करुणा स्वामी को लेकर अंदर घुसते हैं। अंदर जाते ही वो हर टेबल और दराज खंगालना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई पैसा नहीं मिलता। तभी उन्हें समझ आता है सारा पैसा इकट्ठा करके बैंक के अंदर मौजूद एक विशाल तिजोरी में रखा गया है जो बेहद मजबूत है। उस तिजोरी को तोड़ने के लिए कारा हथौड़े से एक के बाद एक जोरदार वार करता रहता है, लेकिन उसके खुलने के कोई आसार नजर नहीं आते। अरे आवाज बाहर जा रही है, ऐसे चलता रहा तो हम पकड़े जाएंगे, कल आकर देखेंगे। ये कहकर करुणा स्वामी कारा को शांत करके वहां से ले आता है। सीन बदलता है और अगले दिन कारा गौर करता है दिन भर बैंक में जितना भी लेन देन होता है, शाम को बैंक बंद करने से पहले सारा पैसा तिजोरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। क्योंकि तिजोरी तोड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो फैसला करते हैं भरी दोपहर में डकैती करने का। लेकिन भरी दोपहर में डकैती करना बेहद खतरनाक है। सुरक्षा की खातिर पास के गांव में हथियार बनाने वाले एक बुजुर्ग के पास जाकर कारा 2 देसी बंदूकें और हाथ बम खरीद लाते हैं। 90 के दशक में कुवैत के तेल के कुओं में एक भयानक आग लगी थी और खाड़ी देशों में हुई इस तबाही की वजह से पूरी दुनिया की राजनीति पूरी तरह हिल गई थी। उसका असर रामनाथपुरम तक भी पहुंचता है। पेट्रोल पंपों पर लोग तेल के लिए हाहाकार कर रहे। उस वक्त शायद गांव में सिर्फ एक ही दुकान पर टेलीविजन था। दूरदर्शन की खबरें देखने के लिए पूरे गांव के लोग उस दुकान के सामने भीड़ लगाते थे। कारा सोचता है बैंक डकैती करने का यही सबसे सही मौका है, जब आम लोग टीवी देखने में व्यस्त होंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथ में देसी बंदूक लिए हीरो बैंक के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर बंदूक की नोक पर सबको डराकर पैसे लूटकर भागने की कोशिश करते ही अचानक एक पुलिस अफसर वहां आ पहुंचता है। पुलिस को देखते ही कारा तुरंत अपना हुलिया बदल लेता है और बैंक मैनेजर की तरह शांत होकर एक जगह बैठ जाता है। साथ मौजूद करुणा स्वामी ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो बैंक में पैसे जमा करने आए हों। बैंक के अंदर उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। असल में अंदर के सारे स्टाफ को कारा पहले ही एक कमरे में बंद कर चुका था। अब अंदर आया वो पुलिस अफसर बड़े शक की नजर से कारा की तरफ देखते हुए पूछता है, बैंक में जो लोग थे वो सब कहाँ हैं? किसी को तो देख ही नहीं पा रहा। तब बताया जाता है कि सब मैनेजर की बेटी की शादी में गए हैं। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है, सिक्योरिटी टीम भी क्या उनके साथ शादी में गई है क्या? तब कारा हालात संभालते हुए जवाब देता है, नहीं साहब, सिक्योरिटी तो बगल की दुकान पर चाय पीने गई है। पुलिस अफसर तब कहता है, ठीक है, मुझे एक नया अकाउंट खुलवाना है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। कारा तब बैंक स्टाफ जैसी परफेक्ट एक्टिंग करके उस पुलिस अफसर को पूरी तरह बेवकूफ बना देता है। वो उसे अकाउंट खोलने का फॉर्म भरने देकर खुद व्यस्त होने का नाटक करते हुए हालात संभालता रहता है। इधर जिस कमरे में असली बैंक स्टाफ को बंद किया गया था, उनमें से एक ठान लेता है किसी भी तरह बाहर निकलकर पुलिस को सब कुछ बता देगा। वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पैर फिसलकर जोर से नीचे गिर जाता है। वो तेज आवाज पुलिस के कानों तक पहुंचते ही वो फौरन पीछे मुड़कर पूछता है, ये किसकी आवाज थी? ठीक तभी बैंक के अंदर ग्राहक बनकर एक्टिंग कर रहे हमारे करुणा स्वामी अपना सिर सहलाते हुए आगे आकर कहते हैं, मैं साहब गलती से दीवार में सिर मार बैठा। इस तरह बड़ी चतुराई से वो पुलिस का शक दूर करके उसे विदा कर देते हैं। पुलिस के जाने के बाद वो चुराए हुए पैसे लेकर वहां से निकल आते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, वो बैंक की तिजोरी से सारा पैसा नहीं लेते, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरत के 3 लाख रुपए ही लेकर आते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है और इस डकैती की खबर डीएसपी सूरज तक पहुंचती है। सूरज तो फिल्म की शुरुआत से ही कारा को पकड़कर नाम और तारीफ बटोरना चाहता था। जब उसने सुना कि जिस तरीके से पहले पन्नैयार के घर का ताला तोड़ा गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी काम हुआ है, तो वो समझ जाता है ये उसी पुराने चोर का काम है। सूरज पुरानी दुश्मनी निपटाने और चोर को पकड़ने के लिए बेताब हो उठता है और इस बार खुद मैदान में उतर जाता है। दूसरी तरफ कारा को अपनी जमीन छुड़ाने के पैसे मिल जाने से वो पैसा लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। अब देखा जाता है कि सूरज डकैती के केस की जांच खुद अपने हाथ में ले लेता है। उसे पूरा यकीन था कि इस बैंक डकैती और पन्नैयार की चोरी के पीछे एक ही आदमी है, क्योंकि काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। सूरज बड़ी तेजी से जांच शुरू करता है। जब वो बैंक जाकर पूरी जानकारी लेता है कि ठीक कितना पैसा चोरी हुआ है, तो पता चलता है कि तिजोरी से करीब 5 लाख रुपए गायब है। लेकिन कारा ने तो सिर्फ 3 लाख रुपए लिए थे, तो बाकी 2 लाख रुपए किसने हड़पे? यहीं से फिल्म का एक बड़ा मोड़ सामने आता है। असल में बैंक के हेड मैनेजर जयराम ने इस चोरी की घटना का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए लॉकर से अतिरिक्त 2 लाख रुपए निकाल लिए थे और सारा दोष चोर पर मढ़ दिया था। सूरज तब मैनेजर जयराम के पास आकर कहता है, बैंक में इतना पैसा होने के बावजूद चोर सिर्फ 5 लाख रुपए ही क्यों ले गया? इसका मतलब है उसे बहुत जरूरी तौर पर ठीक इतनी ही रकम की जरूरत थी। मुझे इस चोरी हुए पैसों के सीरियल नंबर दो, उसी से मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सूरज जब उन सीरियल नंबरों के जरिए जाल बिछाना शुरू करता है, ठीक उसी वक्त एक समांतर दृश्य में दिखता है कारा अपने मामा को लेकर उसी बैंक में पैसे जमा करके गिरवी रखी जमीन छुड़ा लाया है। बैंक का अफसर जब कारा के लाए हुए पैसे लेता है, तो वो पुलिस की दी हुई चोरी के नोटों के सीरियल नंबर के साथ कारा के दिए नोटों को मिलाकर देखना शुरू करता है। लेकिन यही फिल्म का असली झटका आता है। पता चलता है कि कारा ने जो पैसे दिए हैं वो सब पुराने नोट हैं। एक ही रात में कारा ने आखिर कैसे नए नोटों को बदलकर पुराने नोटों का इंतजाम कर लिया? यही थी हीरो की मास्टर प्लान। कारा को पहले से ही अंदाजा था कि पुलिस शायद नोटों के सीरियल नंबर के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए पैसे चुराने के फौरन बाद उसने उसी शहर की एक बड़ी कपड़े की दुकान का ताला तोड़ा। वहाँ मौजूद सारे पुराने नोट वो अपने पास ले लेता है और अपने पास मौजूद नए नोट वहाँ रखाता है। इस तरह बड़ी चालाकी से पैसे बदलकर वो बैंक में पुराने नोट लेकर जमीन छुड़ाने आता है। इसके बाद जब सूरज उस कपड़े की दुकान की चोरी की जांच करने जाता है, तो उसे यकीन हो जाता है यहाँ भी उसी आदमी ने अपनी अक्ल का कमाल दिखा
दिखाया है। नोटों के सीरियल नंबर से पकड़े जाने का पता होते हुए भी उसने बड़ी सफाई से नोट बदल दिए। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ठीक है, इस रामनाथपुरम जिले में जिसने इस बैंक से लोन लेकर चुका नहीं पाए और जिनके घर या जमीन जब्त होने की कगार पर है, उन सभी ग्राहकों की लिस्ट दो। पुलिस अफसर सूरज ये कहकर जयराम से पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। एक तरफ पुलिस जब कारा को पकड़ने के लिए ढूंढ रही होती है, ठीक उसी वक्त समानांतर रूप से कारा बैंक में लोन का पैसा चुकाने आता है। बैंक के कर्मचारी पैसे जांच कर देखते हैं, ये 3 लाख रुपए सिर्फ मूलधन के लिए काफी है, बाकी 1 लाख रुपए ब्याज देने पर ही जमीन के कागजात वापस मिलेंगे। ये सुनकर कारा का मामा करुणा स्वामी बेचैन हो जाता है और बैंक कर्मचारियों पर चिल्लाने लगता है। उसी बैंक में जांच के काम से आए सूरज को देखकर कारा कहता है, मामा पुलिस है, फिलहाल हम इस बैंक से बाहर निकलते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये कहकर हीरो अपने मामा को लेकर वहां से निकल जाता है। बाकी 1 लाख रुपए के लिए अब क्या किया जाए, कोई और रास्ता नहीं बचा, फिर से उसी अंदाज में बैंक पर हाथ डालना होगा। एक तरफ कारा जब ये योजना बना रहा होता है, दूसरी तरफ डीएसपी सूरज हर बैंक ब्रांच में जाकर तलाशी ले रहा होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है वो दोबारा चोरी करने जरूर आएगा। खासकर बैंक से सीधे थाने में अलर्ट भेजने वाला जो स्विच होता है, उसका कनेक्शन काट कर ही कारा पहले चोरी करता था। इस बार चोर चोरी करने से पहले किस ब्रांच में हमला करेगा ये पता लगाना जरूरी है। इसी मकसद से पुलिस हर ब्रांच में जाकर अलर्ट स्विच जांचती रहती है। जिले की सारी शाखाएं जांचने के बाद आखिरकार परमकुड़ी ब्रांच में जब अलर्ट बटन दबाया जाता है तो वो बचता ही नहीं। सूरज समझ जाता है कारा इसी शाखा को निशाना बनाने वाला है। अगले दिन जब कारा उस ब्रांच की डकैती की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलते ही कारा देखता है वहाँ पंचमी यूनियन बैंक का हेड मैनेजर जयराम खड़ा है। वो कारा को देखकर कहता है, तुमने जो बैंक चुराया वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ और इसी वजह से मैंने सूरज को तुम्हारा पता नहीं दिया। चूंकि कारा लोन चुकाने आया था, इसलिए जयराम उसे पहचान गया था। इसके बावजूद उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो कारा से आगे भी कई जगह बड़ी बड़ी डकैतियां करवाना चाहता है और लूट का पैसा आधा आधा बांटना चाहता है। अगर राजी हो तो कल मुझे फोन कर देना। ये कहकर एक विजिटिंग कार्ड पर नंबर लिखकर जयराम वहां से चला जाता है। कारा सोचता है, इस आदमी के लिए काम नहीं किया जा सकता, मुझे तो बस 1 लाख रुपए चाहिए, वही लेकर मैं भाग जाऊंगा। अगले दिन कारा मामा करुणा स्वामी और मुरुगेश को लेकर परमकुड़ी ब्रांच के बाहर इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सूरज कारा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उस बैंक के अंदर हथियारबंद सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात कर चुका होता है। बैंक में घुसने से पहले कारा को महसूस होता है अंदर कुछ गड़बड़ है। वो अपने छोटे भाई जैसे मुरुगेश को पहले अंदर जाकर देखने भेजता है। मुरुगेश डरते डरते बैंक के अंदर जाता है। वो देखता है अंदर पुलिस वाले बैंक कर्मचारियों के भेस में बैठे हैं। डर के मारे वो सिर्फ एक डिपॉजिट स्लिप लेकर बाहर निकल आता है। हीरो के पास आकर वो बताता है अंदर सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। कुल 5 लोग हैं, लेकिन वो बैंक अफसर नहीं लग रहे, कुछ अलग सा लग रहा है। कारा तब फैसला करता है चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे पैसा लेना ही होगा, क्योंकि बाप के अंतिम संस्कार के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। आखिरकार कोई और रास्ता न पाकर कारा तय कर लेता है कि चोरी उसे करनी ही होगी। ठीक तभी वहाँ पुलिस की जीप तेजी से आकर पहुंचती है। पुलिस अफसर चिल्लाकर डीएसपी को बताता है पक्षधुर ब्रांच में पहले ही डकैती हो चुकी है। हाँ, ठीक यही कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। जब जयराम को समझ आया कि कारा उसके लिए काम नहीं करेगा, तो उसने एक अलग गैंग का इस्तेमाल करके पक्षधुर ब्रांच की डकैती करवा ली। और सबसे बड़ी शैतानियत ये थी, उस डकैती का सारा दोष कारा के सिर मढ़ दिया गया। कारा पूरी तरह दिशाहीन है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। क्यों रे, तूने सोचा था इस शहर में तेरे अलावा और कोई चोर नहीं है? अब देख, तुझे फंसाकर मैं बाकी सारी ब्रांचों की डकैती करूंगा, पैसा मेरा होगा और जेल तू काटेगा। जयराम की बात सुनकर कारा समझ जाता है कि कोई और गैंग जयराम के लिए काम कर रहा है। वो हार माने बिना उस गैंग को ढूंढना शुरू कर देता है। जयराम का पीछा करते करते उसे पता चलता है बकुपुर इलाके के लक्ष्मी लॉज में वो डाकू बैंक की लूट का पैसा लेकर छिपे हुए हैं। कारा तय करता है वो उस लॉज से ही पैसे छीन लेगा। वहां जाकर वो देखता है जयराम के आदमी एक एक करके सांड जैसे ताकतवर हैं। वो लॉज के नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे। कारा उनके साथ ताश के खेल में शामिल हो जाता है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि बैंक का पैसा सच में उनके पास है या नहीं। खेल के बहाने उसे यकीन हो जाता है कि पैसा इसी लॉज के कमरे में रखा है। मौका देखकर कारा कमरे में घुसकर पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाकुओं का गैंग उसे चारों तरफ से घेर लेता है। शुरू हो जाती है एक भयानक लड़ाई। उस मारपीट के दौरान कारा के छोटे भाई जैसे साथी मुरुगेश को वो लोग चाकू से घायल कर देते हैं और पैसों का बैग लेकर भाग जाते हैं। अब कारा के सामने एक कठिन धर्म संकट है, क्या वो पैसों के पीछे भागे या खून से लथपथ मुरुगेश को बचाए। कारा फैसला करता है पैसा तो बाद में फिर कमाया जा सकता है, लेकिन पहले इंसान की जान बचानी होगी। वो मुरुगेश को कंधे पर उठाकर पास के एक जान पहचान के वैद्य के पास ले जाता है और इलाज करवाकर उसकी जान बचा लेता है। इधर वक्त बीता जा रहा है। मुर्दा घर में पड़े बाप के शव को लाने के लिए अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, लेकिन एक दिन में 1 लाख रुपए कहां से जुटाए। इसी चिंता में जब कारा घर लौटता है तो उसे एक और मुसीबत मिलती है। करुणा स्वामी के जरिए सेल्वी को पता चल चुका है कि कारा फिर से उसी पुराने चोरी वाले धंधे में उतर आया है। हालात अब काबू से बाहर है। कारा पहले भी बड़ी बड़ी चोरियों में शामिल रहा था, लेकिन एक वक्त उसने कसम खाई थी कि अब कभी इस धंधे में वापस नहीं जाएगा। फिर भी हालात के दबाव में वो फिर उसी अंधेरी दुनिया में उतर आया, जिसकी वजह से अब पूरा शहर उसे ढूंढ रहा है। ये सब देखकर पत्नी भावुक होकर कहती है अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो जरूर पकड़े जाओगे, चलो हम ये शहर छोड़कर भाग चलते हैं। पत्नी की बात सुनकर कारा बेहद भावुक होकर कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे बाप की जिंदगी में एक ही सपना था, अपनी जमीन का एक टुकड़ा। वो चाहते
चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें उसी जमीन में दफनाया जाए। घर पर माँ अभी भी यकीन किए बैठी है कि मैं बाप का शव लेकर आऊंगा और उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक अपनी जमीन में उन्हें दफनाऊंगा। ऐसे में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कारा की आंखों में आंसू देखकर पत्नी उसे जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। वो कहती है, तुम जो चोरी का काम कर रहे हो, अगर आखिर में पकड़े गए और जेल चले गए तो कल जब हमारा बच्चा पैदा होगा और पूछेगा उसका बाप कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूं? ठीक इसी पल कारा को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये खबर उसे मानसिक रूप से और भी तोड़ देती है। वो फैसला करता है अब कोई डकैती या चोरी नहीं करेगा। बाप के शव को उसके सपनों की जमीन में दफना न पाने का अफसोस अब और छिपा कर नहीं रखेगा और माँ को सच बताने के लिए दौड़ पड़ता है। माँ के पास जाकर जब वो सब कुछ खोल कर बता देता है तो माँ रोते हुए कहती है, ठीक है बेटा, छोड़ दो, तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश तो की। माँ की इस ममता से कारा और टूट जाता है। वो माँ के पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगता है, नहीं माँ, ये असली सच नहीं है, मैंने तुम लोगों को धोखा दिया है। इतने सालों बाद जब मैं लौटा तो बाप ने सोचा था मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन मैं तो जमीन के कागजात लेने आया था। यही सच जानकर बाप मानसिक रूप से टूटकर मर गए। बाप की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये निर्दयी सच सुनकर माँ स्तब्ध रह जाती है। अगली सुबह माँ कारा को बुलाकर कहती है, मुर्दाघर से पहले अपने बाप का शव ले आओ। उन्हें अपनी जमीन में न दफना पाओ तो कोई बात नहीं, पहले उन्हें घर तो ले आओ। माँ का आदेश पाकर कारा मुर्दाघर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले वो वैद्य के घर जाता है, घायल मृगेश का हाल जानने। वो वैद्य असल में वही बुजुर्ग है जिसने कहानी की शुरुआत में कारा को देसी बंदूक दिलवाई थी और जो बड़ी बड़ी तलवारें बनाता है। उसी वक्त उस इलाके में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के लिए एक बड़ी तलवार बनवाई गई थी। वैद्य कारा से गुजारिश करता है कि जाते वक्त वो तलवार शूटिंग स्पॉट पर पहुंचा दे। वहाँ कमल हासन और शिवाजी गणेशन अभिनीत मशहूर फिल्म देवर मगन के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग चल रही होती है। वो तलवार कमल हासन के हाथों में सौंपता है। वहाँ जाकर कारा सुनता है कि प्रोडक्शन के काम के लिए जरूरी तौर पर 5 लाख रुपए की जरूरत थी। वो योजना बनाता है, बैंक से आए प्रोडक्शन के पैसों में से अपना जरूरी हिस्सा वो छीन लेगा। योजना के मुताबिक वो पैसे लेकर आ रही गाड़ी को रोककर बंदूक की नोक पर डराकर 1 लाख रुपए लेकर एक गाड़ी में भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। रेडिएटर में पानी डालने के लिए वो पास के एक पुराने घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग किसान से होती है जो कारा के बाप का बेहद करीबी दोस्त था। इस किसान की दयनीय हालत देखकर हीरो समझ जाता है पूरे गांव के हालात उसके बाप की जिंदगी जैसे ही दयनीय है। पूरे गांव के लोगों की जमीन के कागजात बैंक के पास गिरवी पड़े हैं और बैंक उन्हें जब्त करने की कगार पर है। कारा महसूस करता है अगर उसका बाप जिंदा होता तो शायद जिला प्रशासक के पास जाकर गांव वालों के लिए कुछ जरूर करता, लेकिन हीरो ने तो अपने स्वार्थ में सिर्फ अपनी जमीन के कागजात पाने के लिए बैंक से पैसा लूटा, जबकि पूरा गांव कर्ज के बोझ तले अपनी जमीन जायदाद गंवाने की कगार पर है। ये नजारा कारा के दिल में बदलाव लाता है। वो फैसला करता है अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ेगा। एक तरफ पुलिस अफसर सूरज कारा को पकड़ने के लिए बेताब है, दूसरी तरफ कारा उस जिले के पंचमी यूनियन बैंक की हर शाखा में एक के बाद एक डकैती करना शुरू कर देता है। कारा की इस चोरी के तरीके या पैटर्न को देखकर डीएसपी समझ जाता है कारा बहुत जल्द उनका अगला निशाना कमुदी ब्रांच बनाने वाला है। लोगों के साथ जाकर वहीं उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। मैनेजर साहब, आप भी अगर साथ आइए तो बहुत काम आएगा। ये कहकर वो जयराम को साथ ले जाते हैं, लेकिन जयराम वहां जाने का सिर्फ नाटक कर रहा था। इसकी असली वजह आप जानते ही हैं। असल में जयराम ने एक गैंग बनाकर कारा का नाम इस्तेमाल करके हर जगह डकैती करवाई थी। तो अब वो गैंग कमुदी में हाथ डालने यानी डकैती करने की योजना बना चुका। अब अगर वो पुलिस के साथ वहां जाता तो पक्का रंगे हाथों पकड़ा जाता। ये जाने बिना ही जब वो अभिनय करते करते उस ब्रांच के अंदर घुसा, ठीक तभी जयराम के गैंग के लोग अंदर आकर बंदूक निकालकर तान देते हैं। अंदर जयराम को देखकर उसके गैंग के लोग कहने लगते हैं, क्या बात है साहब, क्या पुलिस भी अब हमारे गैंग का हिस्सा है क्या? बस वही डीएसपी सूरज के सामने बैंक मैनेजर जयराम रंगे हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि उसी के अपने आदमियों ने वहीं बता दिया कि यही जयराम था जिसने उन्हें डकैती करने को कहा था। जयराम को पकड़ने के लिए जब सूरज उसका पीछा करता है, डर के मारे जयराम बैंक से भागता है। ठीक उसी वक्त सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं दुर्घटना में तड़पने लगता है। खून की बाढ़ के साथ इस तरह तड़पते हुए वो कहता है, साहब किसी भी तरह मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, डकैती के पैसों का हिस्सा भी आपको दूंगा। मौत के उस आखिरी पल में वो सूरज को सब कुछ बता देता है, जिससे कारा के बारे में सारी जानकारी सूरज को मिल जाती है। सूरज तब कहता है, अब मुझे तेरी जिंदा रहने की जरूरत नहीं, साथ रहकर तूने मुझे ही धोखा दिया, अब तेरे जीने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर पुलिस अफसर सूरज अस्पताल में जयराम को मार डालता है। जयराम को खत्म करके जब वो खुद कारा को पकड़ने निकलता है, तभी उनके डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। साहब इमरजेंसी, एक खास ब्रांच में लोगों की भीड़ जमा है, आकर देखिए क्या हो रहा है। इस तरह उसे बुलाकर वहां ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर सूरज देखता है कारा ने जिस जिस बैंक में डकैती की थी वो सारा पैसा इलाके के आम लोगों में बांट चुका है और वो सारे लोग अपनी गिरवी रखी जमीन के कागजात वापस पाने के लिए झुंड बनाकर बैंक आ चुके हैं। सूरज चिल्लाकर कहता है, अरे भाई ये तो चोरी का पैसा है। तब आम लोग जवाब देते हैं, ये कोई चोरी का पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा है और अपने ही पैसे से हम अपनी जमीन वापस लेने आए हैं। उनकी इस बात के आगे पुलिस के पास कुछ भी करने को नहीं बचता। आखिरकार कारा सारे बैंकों से लूटा हुआ पैसा गांव वालों में बांटकर अपनी जमीन के कागजात के साथ साथ पूरे गांव के लोगों की जमीन के कागजात भी छुड़ा देता है। गांव वालों की जमीन छुड़ाने के बाद वो अपने बाप की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसी जमीन
जमीन में बड़े सम्मान से बाप का अंतिम संस्कार पूरा करता है। फिर भी सूरज वहां आकर कहता है, फिर भी तू एक चोर है, तुझे पकड़े बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। कारा तब सूरज के हाथ से बंदूक छीनकर उसे अपने माथे पर रखकर कहता है, साहब चोरी कौन सी है? इन्होंने लोन के नाम पर सिर्फ मेरे बाप को नहीं पूरे गांव को ठगकर सारी खेती की जमीन जब्त करने की कोशिश की थी। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अब आप ही बताइए असली चोर कौन है? सूरज तब समझ जाता है और कहता है, शुरुआत में मैंने सोचा था तुम जेल के अंदर रहोगे तो ही इस गांव का भला होगा, लेकिन तुमने बाहर रहकर तो पूरे गांव का बहुत बड़ा भला कर दिया। फिर भी सूरज कहता है, तू चोर तो है, तुझे गिरफ्तार करके ही छोड़ूंगा। हथकड़ी पहनाने से पहले वो एक पल सोचता है और कहता है, अगर अभी तुझे पकड़कर ले जाऊं तो तुझे 7 साल की जेल होगी और जेल से बाहर आने के बाद इसी गांव के लोग तुझे पक्का नेता बना देंगे, लेकिन उसके बदले शायद मैं ही विलेन बन जाऊंगा। मैं अपनी कहानी में कारा बनना चाहता हूँ, इसलिए इस चोरी का सारा दोष उस मैनेजर जयराम पर डालकर मैं ये केस यहीं खत्म कर रहा हूँ। इस चोरी के केस में हीरो मैं बनूंगा, इसलिए अब मुझे इस केस में तेरी जरूरत नहीं, तू बच गया। लेकिन एक बात याद रख, इसके बाद अगर कभी चोरी के काम में शामिल हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ढूंढकर सजा दूंगा। पुलिस अफसर सूरज की बात के जवाब में कारा कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा साहब, ये मेरा गांव है, मेरी बाकी की जिंदगी यहीं गुजरेगी। ये कहकर कारा अपने बाप की जमीन पर खेती करने के लिए ट्रैक्टर चलाते हुए आगे बढ़ जाता है और यही फिल्म खत्म होती है। धनुष अन्ना जैसे हर किरदार को बहुत आसानी से अपना बना लेते हैं। इस कारा किरदार में भी ये बात कुछ अलग नहीं थी। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।